अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। 2024 के इंतखाबात के नताइज में बनाई गई इत्तेहादी हुकूमत में महज एक साल का अरसा गुजरने के बाद ही दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमती पॉलिसियों के बायस कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ मजबूरी में बैठे हैं, शौक से नहीं। जबकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम ने 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़दा जबकि हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दे दिया है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी पंजाब में स्पेस ना मिलने का मुस्लिम लीग नून से शिकवा करती आई है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा खराब नजर आते हैं, जिसका इदराक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के इस बयान से लगाया जा सकता है कि जिसमें उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून हमारे साथ किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से ऐसे बयान सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी पीपल्स पार्टी के साथ चलने को एक मजबूरी ही करार दे रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने सदर जरदारी के इस बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि जितनी मजबूरी इस हुकूमत को चलाने की पीपल्स पार्टी की है उतनी ही हमारी भी है। अगर पीपल्स पार्टी के जाने से हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर पीपल्स पार्टी भी नहीं रहेगी। आज इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि हमने मईशत को डिफॉल्ट से बचाया है, कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है। पीपल्स पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए वज़ीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि 2013 में पाकिस्तान माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम की वजह से दुनिया में जाना और पहचाना जाता था। ये इल्जाम वो किस पर लगा रहे थे, ये भी एक सवाल है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो एक लफ्जी गोलाबारी है गवर्नमेंट के पीपल्स पार्टी के लोगों की, ये बढ़ती चली जा रही है, ये खाली ऑप्टिक्स हैं, थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहाँ पर जो गवर्नर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके विज़ावी जो एक मामला रहता है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये ऐलान गवर्नर साहब की तरफ से सामने आया था कि रमज़ान के बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में दमादम मस्त कलंदर होगा और हम इनको रुलाएंगे। तो थोड़ा सा क्या उसके लिए स्ट्रैटेजाइज वो कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के जनाब फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। रमज़ान कैसा गुजर रहा है सर, आपके 3 रोजे कैसे गुजरे हैं? आई होप कि अच्छे गुजर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल अच्छे गुजर, रमज़ान बड़ा अच्छा मौसम भी है और बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। हाँ, रमज़ान तो अच्छा गुजर रहा है सर। ये सवाल इसलिए पूछा है कि आपने रमज़ान के बाद तैयारी जो है वो सियासी उसकी की हुई है, सुना है कि आप बहुत एक्टिव होने वाले हैं, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आती हूँ। लेकिन ये भी रमज़ान के स्टार्ट में ये जो आप लोगों की हुकूमत के साथ, विफाकी हुकूमत के साथ एक हम देख रहे हैं लाइक आई सेड के गोलाबारी का आगाज़ हो गया। इसहाक डार साहब ने सर आज गुफ्तगू की है अभी थोड़ी देर पहले, वो ये कहते हैं जी कि 2013 में पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था। ये आप लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये भी वो आप ही के ऊपर तंज कर रहे हैं और आप ही की तरफ इशारा है उनका। तफसीम मैं नहीं समझता कि हमारे ऊपर तंज करेंगे। हम तो वो लोग हैं जो 2008 में जब हमें हुकूमत मिली थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त कौन सा पाकिस्तान मिला था? बारूद से भरा पाकिस्तान मिला था, खुदकुश धमाकों वाला पाकिस्तान मिला था, टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान मिला था, अगवा बरा तावान वाला पाकिस्तान मिला था। और मैं कहा गया था कि मरगला की पहाड़ी के उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स हैं और किसी वक्त भी वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे। और फिर हमने एक इत्तेहाद किया और इत्तेहादी हुकूमत बनाई। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, PMLN हमारे इत्तेहादी थे और विदिन 6 मंथ्स, क्योंकि इसहाक डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने जब सूरत हाल देखी उन्होंने कहा तो हुकूमत जो है ये साल भी नहीं चलेगी। तो 5-6 महीने के अंदर उन्होंने हमारे इत्तेहाद हम अलहदगी इख्तियार कर ली और हम पंजाब में इत्तेहादी थे और वही इत्तेहाद हमने 5 साल चलाया। हमने स्वात ऑपरेशन भी किया, हमने फ्लड जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बदतरीन फ्लड भी था। नकल मकानी भी दुनिया की जो है वो स्वात की जिस तरीके से हुई, दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी थी और हमने वापस उनको आबाद किया। मुल्क को जो है इकनॉमिकल क्राइसिस से भी निकाला। ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमने इस मुल्क को जो है कोई नहीं, हमने जिस मुल्क में आइनी तौर पर भी अगर आप देखें NFC अवार्ड किया, वाहिद हमारी हुकूमत थी आखिर अब तक, तो NFC अवार्ड उसके बाद नहीं हो सका। 2 हुकूमतें गुजरी और तीसरी हुकूमत है NFC अवार्ड नहीं कर सकी। यहाँ तक अभी हम बार बार लिख रहे हैं, मैंने भी कहा और हमारे शायद हुकूमत ने भी लिखा और सिंध हुकूमत ने भी लिखा है या 1 साल हो गया CCI की मीटिंग भी नहीं हो सकी। ये फोरम्स होते हैं जहाँ पर सूबे बैठते हैं, अपने एतराज़ात अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जहाँ तक वो है हमारा PMLN के साथ जो आपने बात की है, देखें हुकूमत साजी के वक्त कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, हम वो सिर्फ वही कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट्स की गई थी उसको ऑनर किया जाए। ना हम कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ना हमसे उनसे कह रहे हैं कि हम आपने हमसे कमिटमेंट की थी, आप इससे हमें ज़्यादा दे दें या इससे कम दे दें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारी 16 महीने की जब हुकूमत थी, हम उसकी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे। उस वक्त भी अगर हम देखें कि उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो
कमिटमेंट थी, डेवलपमेंट फंड्स भी थे, बाकी भी थे। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में हर जमात को जिनके मेंबरान शायद अगर पार्लियामेंट में भी मौजूद नहीं थे या एक दो थे, उनको मिले, और सिविल पीपल्स पार्टी के सबको मिले। जैसे हम कहते हैं कि सियासत में या कोई भी कारोबार हो, जो भी आप उसमें उठा लें, वो उसमें अगर आपकी कमिटमेंट, आपकी ज़बान, आप कमिटमेंट ऑनर नहीं करते तो मैं समझता हूँ बड़ा बुरा समझूंगा। अच्छा, बुरा तो होता है सर अगर कोई कमिटमेंट ऑनर ना करे, लेकिन कमिटमेंट ऑनर करने वाले के साथ फिर चलने की मजबूरी क्या होती है? सदर जरदारी साहब ने जहां ये कहा कि हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं हो रही, साथ में ये भी कहा कि मजबूरी है हमारी कि हमें इस हुकूमत का मजीद साथ देना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है? देखिए, मुल्क इस वक्त सिचुएशन से गुजर रहा है कि आप इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात करें, हमारे सूबे में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है या बाकी सूरत हाल है जिसमें मैंने कहा है कि हम ईद के बाद जो है ये काम करेंगे, रोडों पे आएंगे, तो बहुत से इशूज़ हमारे सूबे में जो शायद इस्लामाबाद वालों को नज़र नहीं आ रहा। और आज भी अगर आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सिचुएशन हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़े होते हैं मुल्क के, पूरे पाकिस्तान के, आज तक उनका विजिट पेशावर का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये मैं सवाल भी पूछना चाह रही थी। वो केपी के को इंपॉर्टेंस नहीं देते? ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब बता सकते हैं, मैं तो उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, या तो उनके तर्जुमान बता सकते हैं कि यहाँ तक कि किसी वफाकी वजीर का भी, अब मैं नहीं कहूँगा कि अमीर मकाम साहब केपी के हैं और वो आते हैं, या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आते हैं। पहले वज़ीर हमारे पास जो है वो फाइनेंस के थे, परसों 2-3 दिन पहले आए थे, और उनको मैंने मुबारकबाद दी कि मैंने कहा कि कम से कम आपने तारीख़ रकम कर ली कि पहले वफाकी वज़ीर हैं जो कम से कम आपने हमारे सूबे का विजिट किया। इस वक्त सूबे में बहुत सी सिचुएशंस चल रही हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, ऑपरेशंस के हवाले से हैं, या जो भी हैं। अभी भी आप देखें कि पिछले जो हकानिया के मदरसे पे जिस तरीके से एक खुदकुश धमाका भी हुआ, रोज़ाना की बेस पे फ़ौजी जवान और पुलिस शहादतें भी दे रहे हैं। हम कहते हैं कि इस सूबे को भी संजीदगी से देखा जाए, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के, और ये सूबा जो है वो जोग्राफिकली बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अब आप सिक्योरिटी सिचुएशन पर आ गए, उमर अयूब साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के 7 से 8 अजला ऐसे हैं जहां हुकूमत की कोई रिट नहीं, और केपीके की सूरत हाल भी खासी संगीन और ख़राब है। एक तो ये कि ज़ाहिर है इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। आपने तोरखम वाली जो बात की है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करें कि केपीके का जो मसला है, तोरखम बॉर्डर का क्या इशू है, वहाँ पर क्या मामला है? कोई ऐसी सिमिलर सिचुएशन है जिसका दावा उमर अयूब साहब कर रहे हैं वहाँ पर भी? उमर अयूब साहब को बता दें, आप इस्लामाबाद में बैठे, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में किसकी है? हाँ। वो पता उनको नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है। हाँ। और 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना सूबे की जिम्मेवारी है। तो मुझे बताएं कि अगर वो डी खान हो या बन्नू हो या लकी हो या टांग हो या वज़ीरिस्तान हो या करक कोहाट हो या ये हो बाजोड़ हो या मर्ज डिस्ट्रिक्ट और भी हो, नौसरिस्तान हो या कुरम हो, इनकी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना किसका काम है? सूबाई हुकूमत का काम नहीं है। तो आप जाकर अपने वज़ीर आला से कहें कि अपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। और जहाँ तक बॉर्डर के ऊपर देखें, हमने काफ़ी दफ़ा अफगान हुकूमत से कहा है कि अक्रॉस दी बॉर्डर टेररिज्म जो है आपके सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए, उसको आप रोकें, लेकिन उस पर कोई भी संजीदगी अफगान हुकूमत ने आज तक नहीं दिखाई। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे सूबाई हुकूमत उठती है, वज़ीर उठते हैं कि मैं जाके अफगानिस्तान से बात करूँगा। आपको मैंडेट किसने दिया कि अफगानिस्तान से बात करेंगे? आपको अपनी पार्लियामेंट ने मैंडेट दिए, आपने यहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड नहीं दिया। आप पहले भी गुल खिला चुके हैं, पहले भी आप अफगानिस्तान के और 40,000 मिलिटेंट्स लेके आ गए हैं, जो आज हमारी तबाही हो रही है। तो आप दोबारा वफाक कुछ नहीं कर रहा ना, वो ये कहते हैं वो नहीं करेंगे तो फिर हम जो है कोई स्टेप लेंगे, हम कुछ करेंगे। और वैसे भी ये तोरखम वाला इशू भी, अफगानिस्तान वाला इशू भी, बॉर्डर एडजेसेंट एरियाज और बॉर्डर रिलेटेड मामला तो सर वफाक के ही है ना, वो तो सूबे के नहीं है। देखें, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर रिलेटेड चीज़ों को देख रही है, लेकिन मुझे बताएं कि वज़ीर आला के शहर जाकर मैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक करूँगा? सिंध में कोई इशू होता है, आपको गटर का ढक्कन नहीं मिलता, आप कहते हैं सीएम की तरह। वज़ीर आला का शहर आपका शहर भी है वैसे, अगवा बर तावान हो रहे हैं। हाँ, वज़ीर आला का शहर आपका शहर, मेरा बिल्कुल शहर है। हाँ। लेकिन तो जवाब भी तो सुन लेना मैडम। जी जी जी। बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद अगर आप थोड़ा सा आइन पढ़ लें, उसके इख्तियारात जो है सूबे के पास हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो सीएम होता है, गवर्नर नहीं होता। मेरे पास होते तो मैं अभी तक देख लेता कि मैं इधर उधर अभी तक किया होता। लेकिन जिन लोगों ने हमेशा उनके दफातर खोलने की बात की है, जो खुद भत्ते देते हों, जिनका लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई वास्ता ना हो, जो फ़ौज के खिलाफ करारदातें सूबाई असम्बली में पास कराते हों, जो फ़ौज के खिलाफ बातें करके एक्सपेंशन न करवाते हैं सूबाई असम्बली में,
आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपके लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, आप वो ठीक करेंगे? इन्होंने आज तक कोई संजीदगी लॉ एंड ऑर्डर पे दिखाई हो? अगर सिंध में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है या बलूचिस्तान में ख़राब है तो उनकी सूबाई हुकूमत ने सिंध में रेंजर्स बुलाई है, बलूचिस्तान वालों ने फ़ौज और FC बुलाई है, तो इन्होंने आज तक क्या किया? इनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने करप्शन कैसे करनी है, इस्लामाबाद पे कैसे हमला करना है, हमने कमीशनें कैसे खानी है, हमने नौकरी कैसे बेचनी है। आज मुझे बताएं कि आज 10 से 15 हज़ार मुलाजमीन रमज़ान के महीने में आपने बेरोज़गार कर लिया है। आप 1 करोड़ नौकरी देने वाली पार्टी थे और आपने यूटर्न उस पर भी ले लिया है कि जिन लोगों को 16 महीने में भर्ती किया गया है उनको हम निकाल रहे हैं। पहली बात तो है कि वो लीगली भर्ती हुए हैं, हाँ। उनको एक प्रोसेस के ज़रिए भर्ती किया गया है। अगर हम वज़ीर आला साहब की और सूबाई हुकूमत की बात मान भी लेते हैं, जो कि मानने के लायक नहीं है, तो क्या उन लोगों को आपने सज़ाएँ दी हैं कि जिन्होंने उनको भर्ती किया है? और वो फोरम कौन से थे, वो ऑफिसर्स कौन से जिन्होंने भर्ती किया है? लेकिन सर अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करके उनको निकालती है तो फिर ये तो सर उनका इस्तेहकाक है ना। गवर्नमेंट अगर कोई इस तरह की चीज जो समझती है कि अंडू करनी है उसके ऊपर वो लीगल वो कर देते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, तो फिर तो कर सकते हैं ना जो आप कह रहे हैं कि लीगली भर्ती हुए हैं। देखिए गलत है। अगर मैं कल आपके चैनल से खुदा खास्ता आप लोग को निकाल लेता है, आप क्यों सड़कों पे फिर जाते हैं? हाँ। आपके मालिकों की मर्जी आपको निकालें, फिर आप लोग क्यों सड़कों पे बैठे होते हैं कि हमें क्यों निकाला है नौकरियों से, हाँ। हमारे मुलाजमीन क्यों निकाला है? फिर तो उस मालिक की मर्जी है ना, फिर आप लोग भी रोड पे ना जाया करें, बोलो ठीक है मैं निकाल दिया, बस ठीक है हम निकल गए। लिहाजा जो चीज़ें एक आप एक तरीके से कल अगर किसी और की हुकूमत आती है और वो लोगों को निकाले, ये तरीक़ाकार नहीं होता। आप हुकूमत काम है लोगों को रोज़गार देना, सहूलियात देना, और इसके लिए हम लीगल फोरम पे भी जाएंगे और हम तो ठेका लिया लोगों को रोज़गार देने का, लोगों को बहाल करने का। अगर खुदा न खास्ता हमारे ये फोरम्स कामयाब न हुए तो इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम दोबारा बहाल, हमने पहले भी वैसे आप जो है ना वो जब अली अमीन गंडापुर साहब की और KP के गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं तो जितनी बातें भी आपने करप्शन की बात की, ये बहुत सारे इल्जामात नहीं है जो आप बार बार लगाते चले जाते हैं। वो ऑलरेडी आपको एक बड़ा भारी मोटा सा हरजाने का नोटिस भी भेज चुके हैं उनके भाई और वो, तो ये तो फिर आपके लिए पाइल अप होता चला जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें शायद आप लोग जो है वो क्या उसको कहते हैं सब्सटैंशिएट नहीं कर रहे ना प्रूफ के साथ। हद तक उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। तो पहले बात तो यह है ना कि पहले अपनी इज्जत करवाना करें, फिर उसके बाद हद तक बचते रहें। अगर एक चीज़ गलत नहीं है, मैं तो नहीं कहता, आज तो PTI वाले भी कहते हैं हमारे सूबे में करप्शन हो रही है, नहीं कह रहे PTI वाले, तो मैं कह रहा हूँ आज इन पे क्या इल्जाम चल रहे हैं? मिनिस्टर क्यों निकाला जा रहा है? भाई ये करप्ट था मिनिस्टर, इसने बहुत चोरी कर ली है, इसको हम फारिग कर लें, बहुत हो गया, किसी और को बारी दो ताकि वो अपना घर भरे। रोजाना की बेस पे क्या इनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं? आज आजम स्वाति खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं? आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी, ये कोई अपोजिशन का था, इनके अपने लोग ही कह रहे हैं। अपने लोग आजम स्वाति ने जो स्पीकर पर इल्जाम लगाया उसने अपने आप को खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर दिया, तो वो मेरा ख्याल है वो देख लेंगे एक दूसरे को, क्या निमट लेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन देखिए वो तो अपने ही लगा रहे हैं ना, देखें अपने लोग ही लगा रहे हैं ना, यहाँ पर इल्जामात अपने लोग ही लगा रहे हैं। किसने कहा है कि हमें हरवा कर हमें कौमी असम्बली में भेज दिया, कुछ लोगों को हरवा दिया? तो कौन कह रहा है कि हरवाया गया? इन्हीं के लोग कह रहे थे कि हमें हरवाया, इन लोगों को हरवाया। तो बात यह है कि चीज़ें जो यहाँ पर जो सूबे में आप देखें, किसानों के ऊपर टैक्स, ठीक है, आप कहते हैं हमारे ऊपर IMF का प्रेशर है, फलां है, तो IMF ने, आप मुझे बताएं कि चारों सूबों में वाटर रिकॉर्ड के बाद जो पानी का हिस्सा बनता था सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के किसी को पानी का हिस्सा नहीं मिला। अभी हमारी चश्मा लिफ्ट कैनाल बनने के लिए जा रही है, वाटर चैनल्स बाकी सूबों में प्रॉपरली हैं, KP में नहीं है। फ्लड में हमारी चश्मा बैंक कैनाल डैमेज होगी, आज तक नहीं बनी है, और आप कहते हैं इस सब के बावजूद भी आपके जो है वो चीज़ें नहीं है, उसके बावजूद बराबरी पर टैक्स दें, और उसके अंदर बहुत से फ्लॉज हैं। चले मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, वजह से एक ब्रेक ले लो। किसान कन्वेंशन किया है जी, एक सेकंड, हमने किसान कन्वेंशन किया है। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इन्होंने तो वहाँ पे ड्रामेबाजी करते और पतली गली से निकल जाते थे, हम देखेंगे कैसे टैक्स लेते हैं हमसे। नहीं चले, ये मैं टैक्स के ऊपर तो मैंने आपसे तफसील से बात करनी है। जो किसान टैक्स की आप बात कर रहे हैं, आप किन ग्राउंड्स पर कर रहे हैं, आपका डोमेन भी है कि नहीं है, ये कुछ सवालात हैं, ये आपसे पूछती हूँ इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सब ब्रेक पर जाने से पहले आप किसान कन्वेंशन की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि जो किसान टैक्स है ये देखते हैं, आपने बल्कि वैसे भी स्टेटमेंट दिया कि मैं देखता हूं कि हमारे सूबे के जो किसान है उनसे कौन टैक्स लेता है और कैसे टैक्स लेता है। सर थोड़ा सा 2-3 बातें इसके अंदर, पहले तो ये मुझे बताएं कि जो ये लग रहा है, ये जो एग्रीकल्चर टैक्स लग रहा है, किसान टैक्स लग रहा है, सूबे किसके मुतालबे पर सर ये लगा रहे हैं? देखें ये तो दाएं बाएं आए वाए शाये करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमें ऊपर से प्रेशर है, ये है वो है। देखें अगर है भी सही, मैंने जो एक क्वेश्चन रखा है, क्या आपने अपने ज़मींदारों को वो सहूलियात दी हैं? आपने अपने ज़मींदारों को जो 1991 के अकॉर्ड के बाद हमारे पानी का हिस्सा था वो दिया है?
आपने उनको वो वाटर चैनल्स दिए हैं जो कि सिंध और पंजाब में मौजूद हैं। हाँ। आपने उनको मैंने कहा कि फ्लड से हमारी चश्मा बैंक कैनाल डैमेज हो चुकी है, आज तक नहीं बनी, आप हमें पानी पूरा दे दें। यहाँ पे ये टैक्स भी है कि अगर आपकी ज़मीन को मैंने कब्जा किया है तो आप उसका किराया भी देंगे, टैक्स देंगे। आपके जो है ज़मीन अगर दरिया में भी है तो उस पर भी आप टैक्स देंगे। ठीक है, एक 1% सुपर टैक्स भी लगा लिया। इस बिल में बहुत से फ्लॉज हैं। हमारे लेजिस्लेटर्स ने बड़ा इनको कहा कि करें, इन्होंने कहा कि हम किसी की नहीं मानते हैं। अगर आप किसी की नहीं मानेंगे तो फिर रोड पे मानेंगे। सर सिंध हुकूमत ने भी तो टैक्स लगाया है ना, बाकी उन्होंने भी लगाया है, लेकिन आपसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है इसलिए सिंध का पूछ रही हूँ। टैक्स तो सूबाई टैक्स ये वाला तो हर सूबे में लग रहा है, तो फिर खाली आप इस पर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मैंने जो सवाल किया मेरे ख्याल में आपने सुना नहीं है कि क्या आपने अपने जमींदारों को पानी का वो हिस्सा दिया जो सिंध को मिल रहा है या पंजाब को मिल रहा है, या पंजाब में तो और नहरों पे डिबेट हो रही है। ठीक है, देखिए 1991 एकॉर्ड के बाद 4 सूबों को पानी मिलना था। ठीक है, अब 4 सूबों में से 3 सूबों में नहरें बन चुके हैं। हाँ। रेनी कैनाल बन चुकी है, थल कैनाल बन चुकी है, कच्ची कैनाल कंप्लीशन के ऊपर है, चश्मा लिफ्ट कैनाल अभी स्टार्ट होने जा रही है। 1991 के बाद अभी स्टार्ट होने जा रही है, जो कि हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अप्रैल मई में उसका जो है वो हम टेंडर अवार्ड करेंगे, उस पर काम शुरू करेंगे। वाटर चैनल्स सिस्टम हमारे सूबे ने हमें नहीं दिया, हमारे जमींदारों को आपकी बात सुन भी और समझ भी नहीं। सर कनाल्स वाला इशू, ये सारे मामला तो सर सिंध भी आपको पता है कहीं ना कहीं ये मामला जो है फेस कर रहा होता है। जो इस वक्त प्राइम क्वेश्चन एट हैंड है वो ये है कि ये जो टैक्स लग रहा है ये IMF की शर्त है सर, इसलिए लग रहा है। और अगर आप इस टैक्स के खिलाफ खड़े होंगे या बात करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि IMF ने उसको कहा है कि अपनी नहीं उसको जी सर IMF ने उनको ये कहा है कि आप गलत बिल ड्राफ्ट करके दें, अपना कमीशन भी बीच में रखें, अपना टैक्स भी बीच में रख दें और वो लगा के दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे ज़मींदारों को, वो ज़मींदार मेरे पास आए थे, क्या हमें वो वसाइल हैं, वो सहूलियात हैं जो पंजाब और सिंध वालों के हैं? यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमारा CM खुद कहता है कि मैं अगर अपनी फसल लेता हूँ तो मैं भी भत्ता देता हूँ, तो हम भत्ते भी दें और टैक्स भी दें तो फिर ज़मीनें दे दें। मेरे ख्याल में हुकूमतों को ये ज़मीनें हुकूमत ही संभाल ले। चलिए सर फिर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम क्वेश्चन उस पर आ जाते हैं कि ये जो भी इशू है ये आपकी डोमेन है सर एज गवर्नर को तो ये पॉलिटिकल होना होता है, गवर्नर को तो इस तरह की सेरेमोनियल पोस्ट सर, ये इस तरह के मामलात के अंदर जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो फिर रऊफ हसन साहब कुछ दिन पहले मेरे शो पर आए थे, उन्होंने कहा कि फैसल करीम गुंडी साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का शौक था, बन नहीं सके तो गवर्नर हाउस में बन के चीफ मिनिस्टर वाले काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उनको बोले आपके गवर्नर तो गिटार भी बजाते थे, उनको गिटार बजाने का वो था, स्टेज पे खड़े होकर गिटार बजाते थे। हाँ। तो उनको अगर फनकार बनने का शौक था तो आप उसको गवर्नर क्यों बनाया? हाँ। और आपके बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग थे, चाहे वो स्पीकर थे या आपके जो गवर्नर थे, वो क्या पीछे क्या करते थे? तो लिहाजा मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे पता है कि आइन में मैंने पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं यहाँ पे वफाक का नुमाइंदा हूँ, अगर यहाँ पर सूबा जुल्म करेगा, इस किस्म की ज़्यादती मेरे लोगों के साथ करेगा तो सबसे पहले मैं रोड पे खड़ा हूँगा, उसके बाद लोग खड़े होंगे। आप मुझे बताएं कि इन 10,000 मुलाजमीन को निकाला गया है, आज तक नाजमीन को लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे बने हैं 3 साल हो गया, उनको 1 रुपया फ़ंड नहीं मिला। अब जब मैंने इधर पे कन्वेंशन किया और हमने कहा कि ईद के बाद हम शुरू करेंगे ये चीज़ें, तो अब हुकूमत को ख्याल है अब आहिस्ता आहिस्ता फ़ंड देना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला इनको हम सिखाएंगे कैसे फ़ंड दिया जाता है, कैसे लोगों को रोज़गार दिया जाता है। और जब मैं रऊफ हसन साहब को बोले मैं आपको ऐसे टेंडर्स भी दिखाऊंगा जो कि एबव रेट्स पे हों और सिंगल टेंडर दिया हो एक बंदे को, जिसपे जो है वो फिर आपने कंप्यूटर का जो आपका कंप्यूटर में जो आपकी ऐप होती है उसको आप एक कंट्रैक्टर को आप इन करा देते हैं और फिर ऐप बंद करा देते हैं ताकि हमारे जो CM साहब और उसके भाई को जो कमीशन मिलने है वो ले ले और उस कंट्रैक्टर को सिंगल बिड पे टेंडर मिले। तो उसको बोले कहाँ से कानून है? तो अगर बहुत सी तकलीफ है तो आए, हम तो कह रहे हैं कि आए अब लोगों को सहूलियात दें। हाँ। 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था, आज इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सूबे को, आपके सामने है जो सूबे की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। सूरत हाल के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर गवर्नर जो हैं सूबे के, वो अगर उठकर ये कहें कि अब हम सड़कों पर निकलेंगे, धरने कैसे होते हैं वो हम दिखाएंगे, इनको हम रुलाएंगे, KPK के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा, तो सर ये आप मसले का हल कर रहे हैं या आप मसले के अंदर इजाफा कर रहे हैं? चले उस सवाल का जवाब आपने दे दिया कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, वरना अगेन फिर भी अगर मैं गवर्नर की उसके पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये आपकी डोमेन में ये काम करना आता नहीं है, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो आप मसाइल में इजाफा ही नहीं करेंगे आपके ख्याल में? तो आपने नहीं आपने वो गवर्नर को देखा जो स्टेजों पे बैठ के खड़ा होकर गिटार बजा रहा था? तो गिटार बजाने में तो कोई मसला नहीं है ना, उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो खराब नहीं होती, आप भी बजा लें।
नहीं तो आप जलसे में खड़े होकर जो है ना, जलसे में खड़े होकर काम कर, तो वो कोई और फोरम है, वो गवर्नर काम तो नहीं, वो किसी और फोरम पे जाके बजाते। हाँ। और जो इनके जो है वो जो गवर्नरों ने जो करतूत किए हैं या जो इनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे लोग बैठे थे, आप माजी के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के भी तो रवैये देखें। सर वो गलत करते थे तो आपने भी गलत करना है। सवाल ये है ना कि सर सूबे का गवर्नर हो और वो ये कहे कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाए। नहीं देखें, आप ये चाहती हैं कि आवाम के इशू के लिए हम खड़े ना हो, कल खुदा ना खास्ता आपका इशू आता है, आपके हम भी कई दफ़ा अपने मीडिया के हाउसेस के मालिकात के खिलाफ मीडिया के दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं, तो उस वक्त भी आप कहते हैं कि आप लोग ना आए हमारे पास, और अभी भी खुदा न करे मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या पेश आए और आप लोग फिर हमें कहें कि आप लोग ना आया करें क्योंकि आप लोग के पास ये पोस्ट है। नहीं चले, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होगा, हुआ तो मुझे यकीन है आप हमारे साथ खड़े होंगे। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे कि सिविल नाफरमानी की मूवमेंट मैं गवर्नर की किताब में देखूंगा कि आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं। चले, वो दूसरी बात यह है सर कि अगर मेरे सूबे की आवाम के साथ ज्यादती हो रही होगी तो मैं बिल्कुल खड़ा हूँगा, सूबे की आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जब ये आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर वो सड़कों पर मसले हल होते हैं, जब आवाम में मसले नहीं होते, जब पार्लियामान में हल नहीं होते। क्या सूबाई असम्बली के, क्या सूबाई चीफ मिनिस्टर का ये काम है कि वो रेंजर्स पे हमले करवाए, 9 मई करवाए, जो इन्होंने यहाँ पर जो है जिस तरीके से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की है, यहाँ पर सरकारी असले इस्तेमाल किया गया है वफाक के खिलाफ। आप मुझे बताएं, आप आंसू गैस के शेल बाजार से खरीद सकती हैं या मैं खरीद सकता हूँ? कहाँ से आंसू गैस का शेल है? कहाँ से आपने यहाँ की फोर्स को इस्लामाबाद पर चढ़ाई कराई, पुलिस के लोगों को ले गए, FC के लोगों को ले गए, उनसे उनके लीडरान से पूछें कि किधर से आए थे, क्यों आए थे, किसके लिए आए थे? तो ये चीज़ें भी इनको जेब नहीं देती। लिहाजा अपने सूबे के हकूक़ के लिए हमें अगर रोडों पे आना पड़ा हम बिल्कुल आएंगे और हम देखेंगे फिर हमसे क्या कौन हमें हकूक़ नहीं देता। आप लोगों की आपस की जो एक वो है ना बयानबाजी कह लीजिए, वो कभी हमें लगता है खत्म हो जाती है, फिर लगता है वो गंभीर होती चली जाती है। अब दोबारा कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं। पहले तो सर ये बताइएगा, ये जो KPK हाउस में एनेक्सी वाला इशू है वो रिजॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था? वो उन्होंने कहा था मैं एनेक्सी में नहीं आने दूंगा, गवर्नर को निकाल दूंगा, तो सर वो निकालने में कामयाब हुए थे? क्योंकि अब वो फर्दर क्लेम्स भी कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि मैं गवर्नर हाउस से आपको बाहर निकाल दूंगा। नहीं, गवर्नर हाउस में तो मेरे पास 2 पिंजरे खाली पड़े, एक उनके लिए मैंने वक्फ किया हुआ, जब भी आना चाहे मैं उनको दे सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि गवर्नर हाउस मुझे निकालने आते हैं, हर दूसरे दिन खुद पहुंच जाते हैं, हलबर्दारी होती है तो खुद मुंह पकड़ के इधर आ जाते हैं। हाँ। मैं तो कभी नहीं बुलाया कि आप आ जा करें, खुद ही रिक्वेस्ट भेज दे कि मैंने भी आना है। अच्छा। तो मैं तो कभी CM हाउस जो है ऐसी सेरेमनी में नहीं गया हूँ, खुद ही आ जाते हैं। ये तो मुझे निकालने आते थे, खुद आकर यहाँ पर सहारा लेने जाते हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसी किस्म की चीज़ें कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, बयान देने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली करें। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आ जाएं, जिसे निकालना चाहते हैं। मैं देखता हूँ कि कितनी जरूरत है। चले, मुझे एक और ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन ये जो छुड़ाने आते हैं, ये जो आप मैदान और घोड़ा कह रहे हैं ना, आपने एक स्टेटमेंट दी है गंडापुर साहब के हवाले से जो बड़ी मुमासलत रखती है, जो एक स्टेटमेंट माजी में दी गई थी, थोड़ा सा उसके हवाले से मैं बात करती हूँ आपसे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए व्यूअर्स। जी वेलकम बैक नाजरीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो अली अमीन गंडापुर साहब गवर्नर हाउस में रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। मैंने आपसे बात की थी सर, आपने एक स्टेटमेंट दी है, आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो गवर्नर हाउस का, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, इस तरफ आए तो तुम्हें घसीटूंगा। ये घसीटने वाला बयान तो सर बड़ा मशहूर है ना, शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से दिया था, उससे मुमासलत हो गई है कुछ स्टेटमेंट की, और ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे जो आप लोगों की एक टग ऑफ वॉर थी ना नून लीग के साथ, वो अब आपकी और गंडापुर साहब की कोई पर्सनल लेवल के ऊपर वो लड़ाई स्टार्ट हो गई है। देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा किसी के साथ पर्सनल लेवल पे कोई चीज़ नहीं है, और जो चीज़ें गलत होंगी सूबे में या जो चीज़ होंगी तो डेफिनेटली उसकी मैं बात करूँगा, और जो कोई सवाल करेगा उसको जवाब भी मिलेगा। आप सवाल करें, मैंने आपको सवाल के जवाब देने हैं। अगर आपने सवाल एक टॉपिक पे किया और मैं दूसरे टॉपिक पे जवाब दूँ तो बनता ही नहीं है, दोबारा भी वही सवाल होगा। जिस टॉपिक पे सवाल होगा उस टॉपिक का जवाब होगा। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें नहीं है, मैं बिल्कुल ही उस पर है, जो चीज़ें बात की जाती है वो, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको कल बोले किसी भी आप कम उसके भी लेवल के बंदे को बोलें कि मैं आपके घर पे चढ़ाई कर लूँगा, क्या मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वफाक के नुमाइंदा हूँ और मैं गवर्नर हूँ, तो क्या मैं इस गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करूँगा? क्या वो चीज़ें नहीं करेंगे? ऐसी चीज़ें, ये डायलॉग्स वगैरह से बात नहीं चलती। अच्छा सर, ये जो है ना कि मैं गवर्नर हाउस से बाहर निकाल दूंगा, अदाकारी का मुतामिल नहीं है। जी जी सर, ये जो है ना गवर्नर हाउस से बाहर निकाल दूंगा, ये तो सियासी बयानबाजियां ही हैं, खैर वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एक और बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा मैं आपका सरकारी पेट्रोल बंद कर दूंगा। ये वो कर सकते हैं वैसे एज चीफ मिनिस्टर? करके देख लेना क्या करेंगे सर, कर दिया उन्होंने तो मतलब कर सकते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने खुद कहा कि मुझे कॉलेज से निकाल दे, कुछ 2-4 कागज पढ़ भी रहे तो क्या कर सकते हैं? हाँ। कर लें, अगर कर सकते हैं, अगर उनके पास इतने इख्तियारात हैं।
नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो कर सकते हैं, ये भी बयानबाजी है सियासी। यास्मीन साहिबा देखें ये एक डिबेट है, जो बंदा करता है ना वो बातें नहीं करता, अमल दरामद करता। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें होती हैं। हाँ, वो वैसे ये भी कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं आपको गवर्नर मानता ही नहीं हूँ, आप हादसाती तौर पर गवर्नर हाउस में पहुंच गए हैं। वो खुद फॉर्म 47 पे नहीं बने, ये किससे बने? तो मैंने पहले ही कहा था कि जब पीटीआई को पता चलेगा कि मेरे अंदर मीर सादिक और मीर जाफर के किरदार किसने अदा किया था, तो वो खुद इनको पता चल जाएगा। अब मुझे बताएं, जो विकेट के दोनों तरफ खेले, जो इस्लामाबाद आए और उसको एक रास्ता भी मिल जाए, उसको रास्ते भी बता दिया जाए कि आप दामन को रास्ते जा भी सकते हैं, हाँ। और फिर फिल्मी डायलॉग के 12 जिले क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ, तो मुझे बताएं कि वो तो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो इस्लामाबाद चढ़ाई भी करते भी हैं और पूरा पाकिस्तान और पूरे इस्लामाबाद कंटेनर का शहर बन जाता है, सिवाय दामन का रोड। उस पर न कंटेनर होती है, न पुलिस होती है, न कुछ होती है, और उधर से हमारे सीएम से वापस आ जाते हैं। तो मुझे बताएं, तो फिर ये विकेट के दोनों तरफ नहीं है। बहादुर आदमी है सर, आप उनको विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला खिलाड़ी डिक्लेयर कर रहे हैं, बहादुर आदमी है वैसे। लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 फ्रेंचाइजेज हैं। सर क्या है, आप क्या कह रहे हैं सर? बात कर लीजिए, मुकम्मल कर लीजिए। मैं कहा थोड़ा सब्र करें, आपको पता चल जाएगा और पीटीआई को पता चल जाएगा कि मीर जाफर मीर सादिक का किरदार किसने अदा किया है, कौन क्या है, कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है नहीं खेल रहा, तो सब पता चल जाएगा कुछ अर्से में। यानी कि आप अली अमीन गंडापुर साहब को कह रहे हैं कि वो मीर जाफर और मीर सादिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 फ्रेंचाइजेज हैं, ये आपने स्टेटमेंट दी है कहीं पर, थोड़ा सा बता देंगे सर कौन कौन सी हैं, किसके पास हैं? कई दफा दी है। अच्छा। तो आप ढूंढे ना, मैं तो बता दिया। देखिए नहीं देखे ना, बंदा जो है, हर बंदा अपना मौका, हर देखें, आप टीवी चैनल पे है, आप एंकरिंग कर रही हैं, आपके पास उनके नुमाइंदे आते हैं, हर किसी का अपना मौकफ होता है। और फिर जब बोलते हैं कि जी फलां ने तो ये बयान दिया है, तो बोलते हैं उससे क्लेरिफाई कर ले, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। तो दूसरा कहता है मेरा तीसरे से कोई वास्ता नहीं है, तीसरा कहता है मेरा चौथे से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो अपना बयान है और मुझे अपने बानी चेयरमैन ने ये गाइडलाइंस दी है। दूसरा कहता है मुझे बानी चेयरमैन ने ये दिया है गाइडेंस। तो हर किसी को अपनी अपनी गाइडेंस भी है और हर किसी का अपना जो है ना वो बयानिया है, और जो दूसरे को जो है डिफेंड भी नहीं कर रहा। तो यहाँ ये तो सब फ्रेंचाइजेस ना हुई ना, ये तो फिर जाती राय हुई ना, जो किसी की अपनी राय है, किसी का अपना वो है, चैनल है जो उन्होंने खोला हुआ है। क्योंकि जो शख्स अडियाला जाता है, बानी चेयरमैन से मिलते हैं, उसको एक डायरेक्शन मिलती है। एक को कहते हैं आप दाएं जाओ, दूसरे कहते हैं बाएं जाओ, किसी को कहते हैं आप शुमाल जनूब में जाओ, किसी को कहते हैं मशरिक मगरिब में जाओ। तो ये सारे वही डायरेक्शन देते हैं कि ताकि आपस में गुतम गुता हो और जो है एक ना हो। और आप देखें ना कि इतनी बड़ी पार्टी है जिसके जो क्लेम करते हैं कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, और उसके बानी चेयरमैन को और उसकी वाइफ को 14 साल की सजा हुई है। क्या आपने पाकिस्तान के किसी कोने में एक पुरअमन एहतजाज भी देखा? कोई आपने देखा कि उन्होंने कोई साइकिल का टायर भी जलाया हो कि जी हमारे बानी चेयरमैन को सजा हुई? नहीं देते सर, आपकी वफाकी हुकूमत और आपकी बाकी हुकूमतें करने ही नहीं देती सर। जैसे जैसे बैरियर्स लगाते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं, सड़कें बंद करते हैं। अच्छा, हमारे सूबे में, अच्छा हमारे सूबे में तो हुकूमत उनकी है ना। हाँ, ये है। कहाँ पर एहतजाज किया उन्होंने? यहाँ ठीक है, आई टेक योर पॉइंट, यहाँ पे आपके दैट्स अ फेयर पॉइंट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा ये वैसे खबर है, वेरीफाई कर दें या इसकी बता दें कि क्या हुआ था? सुना है कोई लड़ाई हुई है सर आपकी, कोई चपकलिश तू मैं तक बात गई आपके अली अमीन गंडापुर साहब के साथ किसी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर? आर्मी चीफ भी मौजूद थे सर। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, आपको भी पता चला है। अच्छा, तो बता दें किस बात पर हुई है? फिर यही खबर है खाली की लड़ाई हुई थी, ये नहीं पता लगा किस बात पर हुई थी, वो बता दें। नहीं, आर्मी चीफ साहब यहाँ पर आए थे सर, उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से भी मुलाकात की थी। यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर उनकी मीटिंग थी, बता रहे थे हालात ऑपरेशन के हवाले से, बता रहे थे कि ऑपरेशन हम नहीं कर रहे, न कोई ऐसी चीज़ें जिस पे आप लोग खामखा जो है यहाँ पर मुख्तलिफ उस पर बातें चल रही थी कि जी शायद कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, ये और वो। उसमें जब मेरी बात आई तो मैंने कहा कि फ्रंट लाइन पे हमारी यहाँ की एक बहादुर पुलिस है जो कि लड़ रही है, और हुकूमत का काम है कि उनको मजबूत करें। NFC अवार्ड जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने उस वक्त चारों सूबों के हुकूमतों से रिक्वेस्ट की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेरर हो रही है, तो हम इसको 1% ऑफ NFC अवार्ड एक्स्ट्रा दें वॉर ऑन टेरर के लिए, ताकि हमारे पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हम मजबूत कर सके इस वॉर ऑन टेरर में। तो उसके पैसे जो हमें मिल रहे थे, जो हमारी जब मीटिंग हो रही थी उस वक्त तक 500 अरब रुपए से थोड़े से ज़्यादा मिले। अब जब मैं आपसे बात करूं उस वक्त 600 अरब से ज़्यादा हमें मिल चुके हैं। तो मैंने कहा इनसे पूछें कि पैसे इन्होंने कहाँ खर्च किए हैं, जब हमारी पुलिस की तनख्वाहें भी कम है, उनके पास गैजेट्स भी नहीं है, असला भी नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो हम मिलिटेंट के साथ वो लड़ सकें, तो आखिर ये पैसे गए कहाँ पर हैं?
तो पहले तो मान नहीं रहे थे कि मैं पैसे मिले, फिर कहते हैं ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। मैं कहा जिनके पास जवाब नहीं तो वॉकआउट ही करेगा। इनका ये ख्याल था कि मैं ऐसी बातें करूँगा शायद मैं खामोश हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने सूबे में मेरे पुलिस के लिए जो पैसे आए हैं उसके ऊपर इन्होंने अपनी अय्याशियाँ की हैं या खा पी गए हैं या किसी और मद में खर्च किए हैं, तो सवाल तो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो सबको पता है आज 600 अरब से प्लस मिल चुका है और इन्होंने पता नहीं किस किस चीज़ों पे खर्च किए हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स पे खर्च नहीं किए, वो कुर्बानी दे रहे हैं, वो पुलिस के नौजवान कुर्बानी दे रहे हैं। यहाँ तक कि आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे जितनी शहादतें हुई सूबे में, चाहे वो फौज के नौजवान हैं ऑफिसर्स हैं या पुलिस के नौजवान ऑफिसर्स हैं, आपने कभी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को देखा कि उनके घर जाकर, उन शहीदों के घर जाकर उन्होंने उनके बच्चों के सर पे हाथ रखा हो या दुआ की हो? उनकी काबीना समेत कोई वज़ीर आला, हमारे ये वज़ीर आला उसके भी है, आज तक किसी घर नहीं गया कि हम जाकर जो है उनकी उसके बच्चे के सर पे हाथ। सर वो अपने लीडर की रिहाई की जंग लड़ रहे हैं, वो मसरूफ हैं। मुझे ये बता दें, वैसे आपको उनका लीडर एनी टाइम सून बाहर आता हुआ नजर आता है? क्योंकि वो कभी कभी किसी डील की भी बातें करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारी एग्रीमेंट हो गई है। डील तो शायद दूसरी तरह का लफ्ज हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारी एग्रीमेंट हो गई है, खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपका इस पर क्या असेसमेंट और तज्जिया है? जो उनके करतूत रहे हैं, जैसे 9 मई वाले हैं या बाकी हैं, यहाँ पर एक स्टेडियम है जो उन्होंने अरबाब नियाज स्टेडियम, एक तारीखी स्टेडियम है, उसका नाम भी उन्होंने इमरान खान स्टेडियम रख लिया। अब ये पता चल गया आपको कि 3 हुकूमतें, तीसरी हुकूमत इनकी है, एक स्टेडियम नहीं बना सके जो अपने बानी चेयरमैन के नाम पे रख सके। एक कन्विक्टेड शख्स के नाम पे इन्होंने जाके जो है वो स्टेडियम रख दिया है, जिसपे लोगों को बड़ी तशवीश है यहाँ के लोगों को। और मेरे ख्याल में इनके जो साबिक एडवाइजर या वजीर हैं, उनके वालिद साहब के नाम पे था, उनसे उन्होंने हटा दिया। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें जो है मुझे नहीं लगता जो उनके करतूत रहे हैं कि इतनी जल्दी वो सकते हैं। वो बार बार ख़त लिख रहे हैं कि मैं नारो चाहिए, कबूतर वो ख़त लेके यूएस रवाना है, पता नहीं कितने सालों में यूएस कबूतर पहुंचते वो ख़त लेके, और फिर जाके पता नहीं उस वक्त तक जो है जिनके ऊपर इनके तकिया था कि वो आएंगे, ट्रम्प साहब आएंगे और पहले दिन जो खिताब करेंगे उसमें कहेंगे बानी चेयरमैन को छोड़ दो, पता नहीं क्या क्या। अब उनको एनआरओ चाहिए, लोगों के पाँव पड़ रहे हैं कि हमें एनआरओ दे दो, एनआरओ मिलना नहीं है, जो करतूत किए वो भुगतने आपने। सर अच्छा, क्योंकि अभी आपने नाम तब्दीली की बात की तो मुझे याद आ गया, सर आपने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाए। सर उसका कोई जवाब आया आपको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर बिल्कुल लेटर लिखे, मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी इस पर इंफॉर्मेशन भेजी है, क्योंकि इस पिंडी एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट था उसका नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने दौर हुकूमत में पहले रखा था जब मोहतरमा की शहादत के दिन था। और क्योंकि एयरपोर्ट शिफ्ट हो चुका है तो मैंने कहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपने शिफ्ट कर लिया, आपने नाम शिफ्ट नहीं किया, लिहाजा मेहरबानी कर इसका नाम भी शिफ्ट कर लें। आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है कि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, जो सबसे ज़्यादा अपना बिजली पैदा करता है और सबसे सस्ती बिजली पैदा करता है, और हम वफाक को ये बिजली, रियासत को बिजली देते हैं, और गैस भी हमारे पास वाफिर मिकदार में है और वो भी हम रियासत को देते हैं। सबसे ज्यादा लोड शेडिंग इस सूबे में हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि सैर और अफ्तार के टाइम लोड शेडिंग नहीं होगी, और वज़ीर आज़म साहब के अहकामात नहीं माने जा रहे। तो उनको मैंने ये लेटर लिखा है कि हमारे सूबा जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं, रमज़ान का महीना है, आप अपने कंसर्न मिनिस्ट्री से कहें कि हमारे सूबे में जो लोड शेडिंग को आपने जो कहा था कि नहीं होगी, कम अज़ कम रमज़ान के महीने में तो इन गरीब मुसलमान, हम मुसलमानों पर रहम कर लें ये दोनों इदारे, और कम अज़ कम गैस और बिजली से दे दें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जवाब नहीं आया अभी तक कोई भी। दोनों खतूत का वक्त खत्म हो गया, से मैंने जवाब पे नहीं उसके ऊपर नहीं वो ये जो लेटर है बिजली और गैस को मैंने आज लिखा है। अच्छा, आज लिखा। वो एयरपोर्ट की शिफ्टिंग का लिखे, वो प्रोसेस में, और इंशाल्लाह उसके ऊपर होगा। हम इसको पार्लियामान में भी उठाएंगे, हर फोरम पे उठाएंगे, और क्या पता आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात भी आज या कल होगी प्राइम मिनिस्टर से। हाँ। उसमें भी इंशाल्लाह ताला मैं उनको कहा कि इस चीज़ को आप उठाएं कि पाकिस्तान ये एक कमिटमेंट, एक नाम था जो कि खामखा जो शिफ्ट नहीं हो, उसको शिफ्ट किया जाए। चले, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर, वरना मजीद कुछ इशूज़ रह गए। किसी और नशिस्त में आपसे जो है आपकी राय लेंगे उन इशूज़ पर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम फुंडी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।